हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मनी के बारे में बात करेंगे। चलिए चालू करते हैं। मनी की बात करें तो मनी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। या तो आपको नोट्स के फॉर्म में मिलेगा, या तो आपको क्या मिलेगा? कॉइन्स के फॉर्म में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि पूछेगा कॉइन्स किसके द्वारा बनता है, तो लिखिए मेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। दूसरे सवाल यहाँ से ये पूछेगा कि इसके लिए कोई एक्ट भी है, तो लिखिए कम्स अंडर कॉइनेज एक्ट 2011। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितने की हम लोग बना सकते हैं? तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो मैक्सिमम हम लोग कितने बना सकते हैं? 1000। ठीक है। उसी तरह हम लोग नोट्स की बात करें तो नोट्स को हम लोग क्या करेंगे? दो टाइम में डिवाइड करेंगे, एक ₹1 और एक ₹2 एंड एबव। ₹1 की बात करें तो ₹1 इशूड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। और इस पे क्या होता है ना, साइंड बाई फाइनेंस सेक्रेटरी। ₹1 की अगर नोट पर देखिएगा तो ₹1 की नोट पर किसका साइन मिलेगा? फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन मिलेगा। अभी इसके लिए हमारे पास क्या एक बिल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेंसी ऑर्डिनेंस बिल। 9040 इसी के तहत आता है। अब उसी तरह हम लोग बात करें ₹2 एंड अबव, तो ₹2 एंड अबव के बारे में जब बोलिएगा तो इसको हम लोग इशू किसके द्वारा किया जाता है? इशूड बाई RBI। और इस नोट्स पे किसका साइन होता है? तो लिखिए साइन बाई RBI गवर्नर। साइन की बात करें, साइन किसका होता है? तो RBI गवर्नर के साइन होता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके लिए क्या एक्ट है, तो लिखिए इट कम्स अंडर इट कम्स अंडर RBI एक्ट 1934। और 1938 में RBI फर्स्ट टाइम ₹5 की नोट्स इशू किया था। कब इशू किया? तो 1938 में। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो साइन होते हैं ना, 2 और 2 से ऊपर की, क्या होता है? किसके द्वारा होता है? गवर्नर के द्वारा। किसके? तो RBI। ठीक है। अब जितने भी कॉइन्स और नोट्स हैं वो किसके द्वारा मार्केट में इशू किया जाता है? बाय द RBI। RBI क्या करेगा? कमर्शियल बैंक को देगा, और कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? मार्केट में इशू ले आएंगे। कॉइन्स मिंटेड मशीन की बात करें कि भारत में कॉइन्स कहाँ कहाँ पे बनती है, तो एक कलकत्ता में, हैदराबाद में, मुंबई, नोएडा। उसी तरह अगर हम लोग नोट्स प्रिंटेड मशीन की बात करें कि भारत में नोट्स कहाँ कहाँ पे प्रिंट होते हैं, तो वो कहाँ पे? नासिक, देवास, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, सगोनी बंगाल। RBI की इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो वो कहाँ पे? मैसूर कर्नाटक में होगा। इंडियन करेंसी पेपर मिल की बात करें, ये कहाँ पे? होशंगाबाद, नर्मदापुरम। इंडियन मॉनेटरी म्यूजियम की बात करें तो ये आपके कहाँ पे? मुंबई में। RBI ने 1938 में सबसे पहले 5 रुपये नोट्स को इशू किया। एक ये माइंड में रखिएगा कि जो ये रुपये की सिंबल है, डेट वॉज द गिवन बाई डॉक्टर उदय कुमार इन 2010। अब मनी की बात करें तो मनी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स से होती है, तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। व्हाट इज द फॉर्म्स ऑफ मनी? तो पहला हमारा क्या होता है? सॉइल्ड मनी। तो सॉइल्ड मनी कहने का मतलब क्या होता है? डर्टी मनी। सेकंड वन इज द मल्टीलेटेड मनी। मल्टीलेटेड मनी कहने का मतलब क्या होता है? टोन, कटा फटा जो भी नोट हो, डेट इज कॉल्ड मल्टीलेटेड मनी। फोर्स्ड मनी मीन्स फेक मनी। चीप मनी। चीप मनी कहने का मतलब क्या है? टाइप ऑफ मनी हैविंग लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जितनी भी मनी है, डेट इज कॉल्ड द चीप मनी। डियर मनी कहने का मतलब क्या हो गया? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज द नियर मनी। नियर मनी कहने का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट टू कैश। इक्विवेलेंट टू कैश, या आप कह सकते हो सिंपल वर्ड में, जो इजीली एक्सचेंज हो जाए। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या आ जाएगा? गोल्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज द इफ, ये हॉट मनी। तो हॉट मनी क्या होता है? EFI होता है। EFI की फुल फॉर्म की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या होता है? फंड फ्लो करता है फ्रॉम वन कंट्री
टू अनदर। अब ये क्यों फ्लो करता है, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। अब ये किस तरह मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण मिलेगा। प्लास्टिक मनी कहने का मतलब क्या होता है, कार्ड मनी, जो हम लोग यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब देखना, दो वर्ड है, हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी। तो हार्ड मनी क्या होता है, दैट टाइप ऑफ मनी हाई डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, जिसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में क्या ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड हार्ड मनी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होगा, यूएस डॉलर। सॉफ्ट मनी कहने का मतलब क्या होगा, लो डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। इस एग्जाम्पल में क्या होगा, इंडियन रुपी। नेक्स्ट टोकन मनी, फूड मनी। उसके पहले कंसेप्ट समझिए। एक आपको रुपये 10 का हमने नोट दिया, और एक 10 रुपये के आपके पास क्या दिया, कॉइन दिया। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द ₹10 नोट, तो जो दिख रहा है वो आप बोल दोगे ₹10। फिर आपसे मैंने पूछा कि ₹10 कॉइन्स की फेस वैल्यू बताओ, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो गया, 10। और एक टर्म और यहाँ पर यूज होता है, इंटरनल वैल्यू। ठीक है, अब ये इंटरनल वैल्यू क्या होता है समझिएगा। इतना तो मालूम है कि ये जो कॉइन है किसी न किसी मेटल का बना हुआ, कॉपर का बना हुआ। ठीक है, और कॉपर की क्या होगा, मार्केट में कुछ ना कुछ क्या होगी, इसकी प्राइस होगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर 10 रुपये की सिक्का अगर बंद भी हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट में जाकर बेचेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रुपये क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ इसका इंटरनल वैल्यू है। इंटरनल वैल्यू इसके कारण क्यों है, क्योंकि इसका इनबिल्ट क्वालिटी है, ये किसके द्वारा बना, मेटल के द्वारा। अब मेटल के दाम के कारण उसके बंद हो जाने के बाद भी उसका क्या कुछ ना कुछ मार्केट में वैल्यू है, डेट इज द कॉल्ड द इंटरनल वैल्यू। अब भारत गवर्नमेंट क्या करता है ना, कि जब भी इंटरनल वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होने लगता है, तो कॉइन्स के क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और बंद करके क्या किया जाता है, फिर उसकी साइज को छोटा किया जाता है। नहीं तो मार्केट में क्या होगा, प्यान अगर 12 रुपये हो जाए, 10 रुपये की अगर कॉइन है, मान लो 20 ग्राम है, और 20 ग्राम के कॉपर के दाम मार्केट में कर दे 12 रुपये, तो ये तो कोई भी जाकर नहीं बोलेगा कि अब 10 रुपये की तरह यूज करो इस कॉइन्स को। कोई भी जाएगा बोलेगा भाई ये आप ले लो, ये कॉपर की बना हुआ है, और आप हमको 12 रुपये दे दो, 2 रुपये के प्रॉफिट हो जाएगा। इससे क्या होगा, ब्लैक मनी बढ़ेगा। जिसके कारण जब भी ऐसा होता है ना, कि जब जहाँ पर इंटरनल वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू होने लगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, कॉइन्स की साइज को छोटा कर देता है। लेकिन वही इंटरनल वैल्यू ऑफ द नोट्स की बात करें, तो नोट्स की क्या है कि आप बंद कर दो तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका इंटरनल वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो कागज़ का बना हुआ है। तो जो भी नोट्स है उसकी इंटरनल वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है। इसको नाम दिया गया। अगर टोकन वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू, सॉरी गलत लिख दिया, अगर इंटरनल वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू, दैट टाइप ऑफ मनी इज कॉल्ड द टोकन मनी। एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉइन। फुल बॉडी मनी, फुल बॉडी मनी करने का मतलब क्या हुआ, इंटरनल वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। फिएट मनी, फिएट मनी करने का मतलब क्या होता है, दैट टाइप ऑफ मनी हैविंग नो इंटरनल वैल्यू विच कॉल्ड द फिएट मनी। एग्जाम्पल कोई पूछे तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, नोट्स। कोई पूछे फिड्यूसरी मनी, तो फिड्यूसरी मनी क्या होता है, लिखिएगा ऑन द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेज। इसका कहने द पे, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये दो आदमी या दो से ज़्यादा के ट्रस्ट के बीच में होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लो चेक। अब कहीं पर आप सामान लेने जा रहे हो, आपके पास कोई रुपये है नहीं, आपने कीट कंकर जो भी उठाया जान पहचान कर, आपने बोला कि आप हमको ये सामान दे दो, और आपको इस सामान के बदले मनी के बदले में क्या दे रहे, ईट दे रहे, और बाद में जब रुपये देंगे तो अपना ईट दे देना, डेट इज कॉल्ड द फिड्यूसरी मनी। उसी तरह चेक होता है। चेक क्या होता है, पे क्या करेगा, साइन करके दे देगा, पेयर क्या करेगा, साइन करके पे को दे देगा, और बाद में होता है अब जाओ उसको बन जाओ। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी कहने का मतलब क्या होता है, रिचर्ड विथ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। और भारत की सेंट्रल बैंक कौन सी है, तो RBI है।
क्रिप्टो करेंसी मनी की बात करें तो ये क्या होता है, डिजिटल या वर्चुअल। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो गया, बिटकॉइन। ठीक है, अब एक यहाँ पर वर्ड है एमआरएस। अब एमआरएस क्या होता है, पहली बात तो क्या, ये आरबीआई के द्वारा बनेगा। अब भारत में क्या था कि 1950-60 के पहले 40% रिजर्व होता था। ये होता क्या पहले वो समझना। एमआरएस कहने का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रहे कि कोई भी करेंसी या कोई भी नया नोट मार्केट में लेकर आए तो आरबीआई के तहत एक रूल बनाया कि आप ये मार्केट में लेके आ रहे हो तो आरबीआई के पास इतना आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। अगर 1956 की पहले की बात करें तो 1956 के पहले क्या था कि 40% आपको रिजर्व करना था। जिसका कहने का मतलब क्या है कि अगर 1000 करोड़ हम लोग बना रहे हैं, 1000 करोड़ की करेंसी मार्केट में सप्लाई करना चाह रहे हैं तो आरबीआई के पास आपको 400 करोड़ की करेंसी क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना होगा। बट बाद में क्या हुआ कि एमआर इसको ये जो पढ़ा था तो डेट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिजर्व, प्रोपोर्शनल, जिसको हम क्या बोलते थे, रिजर्व सिस्टम। ठीक है, और आफ्टर 1956 की बात करें तो आफ्टर 1956 के बाद क्या हो गया कि एक नियम बना दिया गया। उसमें क्या कर दिया कि आपको 200 करोड़ क्या करना है, फिक्स करना है। अब 200 करोड़ को फिक्स करना है तो इसमें भी क्या है आपको कि 185 करोड़ गोल्ड के फॉर्मेट में रखना है, और बच के सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, 115 करोड़ आपको क्या करना है, इन द फॉर्मेट ऑफ द गोल्ड रिजर्व करना, और 85 करोड़ की बात करें तो किसके फॉर्म में करना, कैश के फॉर्म में करना रिजर्व। जब दिस सिस्टम इज नोन एज एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी इकोनॉमिक या मार्केट में न्यू नोट्स लेकर आना है तो आरबीआई के पास क्या करना पड़ेगा, उसको 200 करोड़ रुपये फिक्स करना पड़ेगा। 200 करोड़ आप फिक्स कर दो। अब 200 करोड़ किस तरह फिक्स करना है तो उसमें 115 करोड़ का आपको गोल्ड रखना पड़ेगा और 85 करोड़ इन द फॉर्म कैश रखना पड़ेगा। अब एक यहाँ पर वर्ड लिखा है लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर कहने का मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ एक्सचेंज करना हो तो यहाँ पर हम लोग करेंसी को यूज कर सकते हैं, और कोई अगर रिफ्यूज करता हो कि हम इसको नहीं लेंगे तो देखें वो तो जेल। आप उस पर केस कर सकते हो कि ये भारत की करेंसी नहीं ले रहा है तो क्या उसको जेल भी हो सकता है। देखें लीगल टेंडर को भी हम लोग दो टाइम में डिवाइड किया, एक तो लिमिटेड लीगल टेंडर और सेकंड वन इज द अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अगर लिमिटेड लीगल टेंडर की बात करें तो लिमिटेड लीगल टेंडर किसको बोलते हैं, कॉइन्स को बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं, कॉइन्स हम लोग 1000 तक दे सकते हैं, 1000 के ऊपर कोई ले या ना ले लेन देन में आप केस नहीं कर सकते हो। बट अनलिमिटेड लीगल टेंडर की बात करें तो नोट्स को हम लोग कहते हैं। नोट्स अगर 5 रुपये भी दे रहे लेना पड़ेगा, बयान 2000 करोड़ भी दे रहे एक्सचेंज करने के बदले में तो आपको 1000 करोड़ आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 करोड़ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, नोटबंदी क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन की अगर हम लोग बात करते हैं इसका कहने का मतलब क्या है कि वन करेंसी रिमूव फ्रॉम लीगल टेंडर, जब कोई भी करेंसी को लीगल टेंडर से रिमूव कर दे डेट इज कॉल्ड नोटबंदी, और वी कैन से डिमोनेटाइजेशन। अब जब लीगल टेंडर से रिमूव करे तो उसका मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। भारत में बात करें तो भारत में कितने टाइम हुआ, 4 टाइम्स हुआ है। अब 4 टाइम्स कब कब हुआ है वो माइंड में रखिएगा। 1946, जब 1946 में हुआ तो उसमें 500, 1000, 10,000 की करेंसी को बंद किया गया। सेकंड वन की बात करें तो 1978, एट द टाइम पीएम वाज द मोरारजी देसाई, और इसमें किसको किया गया तो यहाँ पर इसमें किया गया आपको 1000, 5000, 10,000। अगर थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन कब हुआ, 8 नवंबर 2016। इसमें पीएम कौन थे, मोदी जी, और इन्होंने क्या किया 500, 1000 और 500, 1000 के नोट को बंद किया। एंड द फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ वन कब हुआ, 19 मई 2023। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2000 नोट को बंद किया गया। तो भारत में यही 4 टाइम हुआ, एक हुआ 1946, 500, 1000, 10,000 के बंद किया गया। 1978 की बात करें तो वहाँ पर क्या हुआ, 1000, 5000, 10,000 को बंद किया गया। ठीक है, 8 नवंबर 2016 की बात करें तो वहाँ पर क्या हुआ, 500, 1000। इसमें पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई, और यहाँ पर मोदी जी, और यहाँ पर भी मोदी जी। वही बात लिखी, व्हेन द लीगल टेंडर ऑफ द करेंसी रिमूव। अब इसका बेनिफिट क्या होता है ना कि कोई भी नोटबंदी होती है उसका बेनिफिट क्या होता है कि टू करप्ट द ब्लैक मनी। इससे क्या होता है, ब्लैक मनी मार्केट में चलता है, टू स्टॉप करप्शन, और हेल्प टू रिमूव द फेक नोट सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। जो भी बना रहा था वो सब फेंक देगा, उसके बाद उसका यूज हुआ नहीं, और साथ में क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन कहने का मतलब क्या होता है, महंगाई। ठीक है, ये आगे हम लोग देखेंगे हाउ टू कंट्रोल इट। ये 4 टाइम हुआ, 1946 में जो ब्रिटिश टाइम में हुआ, 500, 1000, 10,000 गवर्नर कौन
सी डी देशमुख, ये किसका गवर्नर? तो आरबीआई की। यहाँ पर भी किसका है? आरबीआई, अजीत पटेल, उर्जित पटेल, आरबीआई। यहाँ पर शक्तिकांत दास, ये भी आरबीआई, जो कि 2009 पर किया गया था। अब बार्टर सिस्टम की बात करें तो बार्टर सिस्टम कहने का मतलब क्या था? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। अगर मान लो कि ये पर्सन है और ये पर्सन है, इसको ये की रिक्वायरमेंट है, इसको बी की रिक्वायरमेंट है, ये बोल के रहा है कि मेरे पास तो ये है, ये बोल के रहा है मेरे पास बी है, देन ई सेड टू बी गिव मी योर ए आई विल गिव यू बी। फर्स्ट पर्सन क्या बोलेगा सेकंड को कि गिव मी ए आई विल गिव यू बी। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, कि तुम हमको बी दो, हम तुमको ये दे रहे हैं। डेट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। मतलब क्या? कमोडिटी है तो कमोडिटी के बदले कमोडिटी चाहिए। अब यहाँ पर ड्रॉबैक क्या होगा कि अब ये कहाँ पर आप खोजोगे कि मेरे जैसा सामान किसके पास है, कि जो हमको रिक्वायरमेंट है वो सामने वाले के पास भी हो, और साथ में क्या कोई सामने वाले पे यूज होना तो भी ना एक्सचेंज करेगा। अगर उसका यूज होगा तो ये तो एक्सचेंज करेगा नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि डबल कॉन्सिडेंस होना चाहिए। स्टोरेज प्रॉब्लम, जल्दी मिल नहीं रहा था। मेजरमेंट प्रॉब्लम, मान के चलो किसी को भी जरूरी है क्या 50 ग्राम, 50 ग्राम या 50 ग्राम नहीं, मान लो कि किसी को क्या करना है कि पूरा कॉपी लेकर आना, 10 कॉपीज है। अब उसको चेंज क्या करना है कि 10 कॉपीज के कारण क्या करना है कि पर कॉपीज का दाम है 20 रुपये, ठीक है। अब वो उसको चेंज करना चाह रहा है क्या कि उनको 10 रुपये मिल जाए। अब सामने वाला किसी के पास गया, बोला कि 5 रुपये, तो यहाँ पर मेजरमेंट प्रॉब्लम होगी, 10 रुपये तो मिल नहीं पाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ मनी की बात करें तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मनी? तो जो पहला मनी है, जो पहला फंक्शन है, डेट इज द मेजर ऑफ द वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय द मेजर ऑफ द वैल्यू? मेजर ऑफ वैल्यू कहने का मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ वैल्यू कहने का मतलब किस तरह मेजर करेगा? मान लो कि आपने एक पेन लेके आया, आपने एक पेन लेके आया मार्केट से 200 का, और एक अपनी शर्ट लेके आया 800 का। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि पेन की 4 टाइम क्या शर्ट है, तो यहाँ पर वैल्यू को क्या कर दिया? मेजर कर दिया। डेट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द वैल्यू। एंड द नेक्स्ट वन इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये जो आपने पेन लिया 200, यहाँ पर 200 रुपये देकर ही ना पेन लिया, तो डेट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपने 200 रुपये दिया, अब मानी के जब आपको क्या मिल गया? पेन मिल गया। डेट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। अब स्टोरेज ऑफ वैल्यू करने का मतलब क्या है कि आपको 10,000 की मंथली आ रही है, आपने 5,000 फिक्स कर दिया कि इसको बाद में हम क्या करेंगे? उड़ाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो भी करना है, स्कूल फी देंगे या कुछ भी करेंगे। तो डेट इज कॉल्ड द स्टोरेज ऑफ द वैल्यू। अब नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू करने का मतलब क्या? 1 प्लेस टू अनदर प्लेस। घर से रुपये आते हैं ना, डेट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू। नेक्स्ट वन इज द फ्यूचर रिलेटेड पेमेंट। आपने 10,000 की फ़ोन ली, आपने क्या बोला कि भाई मेरे पास अभी रुपये नहीं है कि मैं इसको क्या करूँगा कि 2 इंस्टॉलमेंट में दे दूँगा, और आपने 5-5 हज़ार की 2 इंस्टॉलमेंट बना ली। तो डेट इज द फ्यूचर कि आई विल गिव इन द फ्यूचर, सो इट इज कॉल्ड द फ्यूचर रिलेटेड पेमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज द यूनिट ऑफ द अकाउंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द अकाउंट? यूनिट ऑफ अकाउंट कहने का मतलब क्या होता है? वही कि जो आपको अभी पेन ऑफ शर्ट फॉर एग्जाम्पल बताया ना, डेट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट वन द कंटीजेंसी फंक्शन, ये आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत तो क्वेश्चन करते हैं इस पर कि किस टाइप की PYQ आते हैं, सॉरी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, PYQ टाइप, PYQ क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पर। गोल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ मनी हाई। स्टोर ऑफ वैल्यू की बात करें ये भी है, मेजर ऑफ वैल्यू ये भी है, लेकिन इंक्रीज नेशनल इनकम ये तो नहीं है, कोई हमने यहाँ पर पढ़ा ही नहीं है। फियाट मनी, व्हाट इज द फियाट मनी? तो फियाट मनी करने का मतलब क्या होता है? नो इंटरनल वैल्यू, मतलब इंटरनल वैल्यू क्या हो? 0। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया? नोट्स। बैक बाय द गोल्ड, ये तो गलत हो गया। है द वैल्यू इन द ग्रामीण क्षेत्र, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। नोट्स की वैल्यू सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी है, हर जगह पर। कैन वी कन्वर्ट इनटू फॉरेन करेंसी, ये भी हमने नहीं पढ़ा। इसका मतलब है द वैल्यू है द गवर्नमेंट ऑर्डर। जब गवर्नमेंट क्या करेगा? इसको लीगल टेंडर से रिमूव करेगा। जैसे इसको लीगल टेंडर से खत्म, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? नोट्स की 0। इसका मतलब जब तक गवर्नमेंट की क्या है? ऑर्डर है, तब तक इसकी वैल्यू है। आफ्टर द रिमूविंग ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट द वैल्यू हैज बीन 0। फिर क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियर मनी? नियर मनी कहने का मतलब क्या है? एक्सचेंजेबल हो। नियर मनी कहने का मतलब क्या था? डेट मनी द एक्सचेंजेबल। कॉइंस, कॉइंस तो टोकन मनी की फॉर्म आता है, तो ये होगा नहीं। करेंसी नोट, डेट इज द फियाट मनी। एंड द नेक्स्ट वन इज द डिमांड डिपॉजिट, ये भी नहीं आता, यहाँ पर हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसका मतलब जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग सर्टिफिकेट होता है, डेट इज द कम्स अंडर द नियर मनी। फिर बोल क्या रहा है? विच इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया हैज द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट? नॉर्मल से बताया RBI। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है? कॉइंस को करता है। बोल क्या? लीगल टेंडर मनी इज, बोल क्या है कि मनी एक्सेप्ट बाई ओनली बैंक्स, गलत है। मनी फ्रॉम द कंट्री, ये भी गलत है। प्राइवेट बैंक इशू मनी, ये भी गलत है। लीगल टेंडर करने का मतलब क्या है कि सबको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई भी इसको रिफ्यूज करता है तो उसका कहने का मतलब क्या हो जाता है? इफ़ एनीवन रिफ्यूज इट इन द सेटलमेंट, देन उसको क्या हो सकता है? जेल हो सकता है। मतलब मनी डेट कैन नॉट बी रिफ्यूज बाई एनीवन।
फिर पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ द मनी, ₹100 नोट्स। तो नोट्स के क्या होते हैं, इंटरनल वैल्यू जीरो। अब इंटरनल वैल्यू जीरो, इसका कहने का मतलब क्या होगा, फिएट मनी। वो बोल कह रहा है कि मनी सर्वे ओनली स्टोर ऑफ द वैल्यू, कह रहा तो बात केवल सिर्फ वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो गलत है। ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ मीडियम में करते हैं, ये भी गलत है। ओनली यूनिट ऑफ अकाउंट, ये भी गलत है। तो क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द स्टोर ऑफ द वैल्यू सही होगा। वही क्वेश्चन है फियाट मनी। तो फियाट मनी की तो जितने भी कॉइन्स है ये कौन सी मनी में आएंगे, टोकन मनी में आएंगे। टोकन मनी में क्यों आएंगे, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू ग्रेटर होगी इंटरनल वैल्यू की। फॉरेन करेंसी के बारे में वो तो बात की है नहीं। फियाट मनी क्या होता है, नोट्स होता है। और नोट्स को इशू कौन करता है, आरबीआई करता है। इसका मतलब जितने भी नोट्स है डेट इज द फियाट मनी, आरबीआई से नोट्स इशू बाय आरबीआई। फिर सेम क्वेश्चन है, लीगल टेंडर मनी मीन्स मनी इशू बाय प्राइवेट बैंक, गलत है। मनी डेट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन द पेमेंट, मनी यूज ओनली, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। फिर क्या पूछ रहा है, विच इज द नोट द फंक्शन ऑफ द मनी, स्टोर ऑफ द वैल्यू करता है, मेजर ऑफ वैल्यू करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करता है, इंक्रीज इन जीडीपी, ये गलत है। नेक्स्ट क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियर मनी। अब नियर मनी क्या होता है, व्हाट इज द नियर मनी, जो इजली एक्सचेंजेबल हो। करेंसी नोट्स की बात करें, इट कम्स अंडर फियाट मनी। कॉइन्स टोकन मनी, डिमांड डिपॉजिट तो नहीं, ट्रेजरी बिल, ये तो लोग जमा करता है। फिर क्या पूछ रहे द वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, मनी की वैल्यू की बात करें तो पूछ रहे हैं प्राइस लेवल। हम मान लो कोई वस्तु की बात है 10 रुपये की, आपके पास तो मनी भी है कितनी, 10 रुपये, कोई बात नहीं है। किसी की 12 रुपये, यहाँ पर मनी की क्या हो गया, वैल्यू कम हो गया एज कम्पेयर टू प्राइस लेवल। तो ये तो डायरेक्टली तो डिपेंड है नहीं, क्योंकि तो बड़ा, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर ये इंक्रीज करेगी तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी करने का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट पे होता है, पी और पे के बीच। ये तो कॉइन्स है, टोकन मनी, टोकन मनी चेक डायरेक्ट मार सकते हो, या ट्रस्ट पर होता है तो चेक इन होता है ट्रस्ट पे। फिर क्या पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज करता है, स्टोर ऑफ द वैल्यू करता है, मेजर ऑफ द वैल्यू करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड मनी थोड़ी करता है, नहीं करता है, ये गलत है। फिर पूछ के रहा है नियर मनी इंक्लूड, नियर मनी करने का मतलब है जो इजीली एक्सचेंजेबल हो, और जो इजीली एक्सचेंजेबल हो डेटा पर मनी इज नियर मनी। करेंसी चेक्स, ये तो क्या होता है, डेट इज द कोड डेट कम्स अंडर द फियाट मनी, चेक, फिडुशियरी मनी, कॉइन्स, टोकन मनी, ट्रेजरी बिल, ये हो गया।